तो अब समझते हैं असेट और लायबिलिटी। उसके बाद समझते हैं कि घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, एक एक करके समझते हैं। तो असेट का मतलब होता है कोई चीज आपको दे, मतलब मान लिया आपने किसी चीज पे इन्वेस्ट किया तो वो आपको पैसा दे, तो उसका मतलब होता है असेट। लायबिलिटी का मतलब होता है आपको देना पड़े। आपने कुछ चीज खरीदा, उसकी मेंटेनेंस पर इधर उधर का खर्चा उसके ऊपर लगता रहे। जैसे कार खरीद लिया तो उसके ऊपर खर्चा लगता रहेगा, तो वो लायबिलिटी में आ जाएगा। तो असेट का मतलब जो आपको दे, लायबिलिटी का मतलब जिसे आपको देना पड़े। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो घर असेट है कि लायबिलिटी है? कोई एसेट कहता है, कोई लायबिलिटी कहता है। अब रियल एस्टेट वाले कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो जुआ है, एक पल में ऊपर होता है और एक पल में नीचे, सब खत्म हो जाता है। स्टॉक मार्केट वाले रियल एस्टेट वालों को क्या कहते हैं, घर को क्या कहते हैं कि ये एक डिब्बा है, न इससे पैसा आता है ना कुछ आता है, इससे अच्छा है स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सही है, रवि भाई क्या करना चाहिए, तो मैं तो समझदार हूं, मैं यही कहूंगा कि मैं तो दोनों के साथ हूं, रियल एस्टेट वालों के साथ भी हूं, घर के साथ भी हूं, क्योंकि मेरे देखने का नजरिया अलग है, मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री कहती है कि पैसा हो उसको पूरा घर लगाने में खर्चा मत करो, घर रेंट पे ले लो, जो पैसा बचे उसको एसआईपी में लगा दो, इससे पैसा आपको मिलता रहेगा, बात खत्म। और इसको प्रूव किया गया है कि जो घर है वो लायबिलिटी है, कागज पर प्रूव किया गया है। अब इसके आगे की कहानी समझते हैं कि हमें कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, क्या महत्व है। यदि आप मुझसे पूछेंगे 10 लाख रुपए हैं तो स्टॉक मार्केट में लगाएं कि घर खरीदें, तो मैं यही कहूंगा कि आपको घर लेना चाहिए। क्यों? आप 10 लाख के ऊपर भी लोन ले सकते हैं, आपको 90 लाख का लोन मिल सकता है। आप 10 लाख रखें, आप 1 करोड़ का घर ले सकते हैं। लेकिन यदि आप 10 लाख का स्टॉक खरीदेंगे तो आपको केवल 10 लाख का ही स्टॉक मिलेगा। समझ में आई बात? दुनिया में केवल रियल एस्टेट को छोड़कर बाकी जितना पैसा है आपको उतने का सामान मिलेगा। रियल एस्टेट मतलब जमीन आप 10 लाख की दिखाइए, आप उसके ऊपर 1 करोड़ का लोन ले लीजिए। तो आप मुझसे पूछेंगे घर कब लेना चाहिए, कब इसके बारे में सोचना चाहिए? जब आपके पहली बात EMI 30% होनी चाहिए आपकी। जब EMI 30% खत्म हो जाए, बंद हो जाए, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते थे, आपका 30,000 रुपए हर महीने कहीं ना कहीं जाता है, लोन में जाता है, कहीं कार लिए थे, मोबाइल खरीदे थे, घर खरीदे थे या कुछ खरीदे थे, उसका लोन जा रहा है। तो जब ये बंद हो जाए तब आप घर के बारे में सोचिए। अगर इससे पहले सोचे हैं तो आप बहुत कर्जे में हो जाएंगे, बहुत माइनस में चले जाएंगे, परेशान रहने लगेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब जैसे ही हम कमाने लगते हैं, थोड़ा सा पैसा आने लगता है, घर वाले समाज वाले फोर्स करने लगते हैं। किसके लिए? शादी के लिए। शादी हो जाती है, उसके बाद घर वाले, नातेदार, रिश्तेदार ये कहते हैं कि अलग घर ले लो, अपना घर ले लो। इस चक्कर में व्यक्ति अपना घर ले लेता है। उसके बाद कहते हैं घूमने चले जाओ, हनीमून पर चले जाओ, वाईफाई तो कहीं, महंगे कपड़े ले दो, आप जूते ले लीजिए, आईफोन ले लीजिए, आईफोन लोन पे चल रहा है, EMI आ गई है, EMI पे आपने घर ले लिया है, EMI पे आप घूमने जा रहे हैं, EMI पे आपने फोन ले लिया। आजकल मैक्सिमम चीजें EMI पे हो जा रही हैं। और आजकल मैं खुद देख रहा हूँ कि लोग EMI पे ज्यादा जीवन जी रहे हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है, किसी के दबाव में नहीं आना है, समाज के ज्यादा दबाव में नहीं आना है। आप ये सोचिए कि आपका जीवन कैसे शांत रहे, सुंदर रहे। अगर इतना EMI आता रहेगा, भरते जा रहे हैं, तो आपका पूरा उम्र इसको भरने में ही निकल जाएगा, आप अमीर नहीं बन पाएंगे। सो आई वुड से कि वन होम इज मोर देन सफिशिएंट। अगर एक घर है तो ठीक है, जब ठीक ठाक पैसा आने लगे कि हाँ पैसे भी, इनकम भी आने लगी है, तब आप एक और ले लीजिए। क्या करना है घर का या कब लेना चाहिए, आगे बात करते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि घर ले लूं, उसको रेंट पे चढ़ा दूं, तो कोई फायदा नहीं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का घर लिया तो ज्यादा 30,000 रुपए रेंट मिलने लगेगा। लेकिन यदि आप 1 करोड़ का FD करा देंगे तो आपको इससे ज्यादा मिलने लगेगा। और आपने एक ही पक्ष सोचा, दूसरा पक्ष सोचा ही नहीं। जैसे रेंट पे चढ़ा ही नहीं, तब रेंट ही नहीं आया, तब रिपेयरिंग का खर्चा आएगा, जो किराएदार है उनसे विवाद हो जाएगा। लेकिन FD में क्या है, FD में आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि घर जितना बाद में लोगे उतना अच्छा लोगे, उतना सुंदर लोगे, उतना देखने लायक होगा, उतनी समझदारी से लोगे,
और घर की जगह हो सकता है आप महल ले लो, लेकिन थोड़ा बाद में लेने का सोचो। आपको रिलैक्स रहना है कि नहीं रहना है? जब रिलैक्स रहिए, थोड़ा पैसा वैसा हो जाए आपके पास, तब घर लीजिए। तो कौन सी उम्र? मैं मानता हूँ कि लगभग 40 साल तक आपको घर नहीं लेना चाहिए। 40 से पहले नहीं लेना चाहिए। 40 के बाद आप सब लोन चुकता हो चुके होंगे, आपके पास एक अच्छा पैसा आने लगा होगा, पैसिव इनकम भी आने लगी होगी, तब आप घर लेने का सोचिए। तब सही समय भी है। बाकी अभी समाज के दबाव में अगर आपको लेंगे तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। मान लीजिए 40 के बाद आपके पास 50 लाख रुपए इकट्ठा हुए, तो उस 50 लाख पे आप 1 करोड़ का और लोन ले सकते हैं। और तो जहां आप घर लेने का सोचे थे, वहां आप महल लेने का सोच सकते हैं, एक अच्छा खासा घर ले सकते हैं। तो अभी जल्दीबाजी मत कीजिए, जितना पैसा है उसको इन्वेस्ट कीजिए, सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, और जो पैसा है एक समय तक कमा लीजिए, पैसिव इनकम आने लगे, सब जगह से चुकता हो जाइए, लोन ना रहे आपके ऊपर, EMI ना जाए, तब सही समय होगा घर लेने का। तो अब कार के बारे में बात करते हैं कि आपको कार कब खरीदनी चाहिए, कैसे खरीदनी चाहिए, नई खरीदनी चाहिए, पुरानी खरीदनी चाहिए, कार खरीदने का सही समय क्या है, इस पे बात करते हैं। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि दुनिया का सबसे खराब इन्वेस्टमेंट कार होती है, गाड़ी होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? बताता हूं। क्योंकि मान लीजिए आपने कार खरीदी, जैसे वो नीचे उतरी, शोरूम से नीचे उतरी, उसकी वैल्यू कम हो गई। आपने 1 महीने चलाया, पन्नी भी नहीं उतरी, तब भी उसकी वैल्यू 30% घट जाएगी। कार का काम क्या होता है? 90% लोग ये सोच के लेते हैं कि दूसरों को दिखा सकें कि हमारे पास भी कार है। उसके बाद क्या काम होता है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, किसी शादी फंक्शन या कहीं दूर जाना हो कभी कभार, उसके लिए लेते हैं। जब मैं नीतू मैम के यहाँ पढ़ रहा था तो उन्होंने एक बार क्लास में कहा कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, वो 5 साल में इतना खर्चा होता है उसके ऊपर, इतना मेंटेनेंस लगता है कि हर 5 साल में एक फॉर्च्यूनर आदमी ले ले। तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ही कहा होगा ना। अब आपने 20 लाख की कार ली, बाहर निकली, उसकी वैल्यू कम हुई, उसके बाद 1 महीने बाद उसकी वैल्यू 30% और कम हो जाती है। अब उसकी वैल्यू 20 लाख से 14 लाख ही बची। लेकिन यदि आपने 20 लाख का कोई जमीन खरीद लिया होता तो थोड़ी देर बाद लोग उसका 40 देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने भी अक्सर सुना होगा कि जमीन की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। अब लोग कार लेने के लिए भी लोन लेते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि मान लीजिए आप 100 रुपए का सामान लिए, जिसका दिन प्रतिदिन दाम घटता जा रहा है, 100 से 80, 80 से 60, 40, 20 होता जा रहा है। अब इस 100 रुपए के सामान को खरीदने के लिए आपने इसके ऊपर लोन लिया, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि करेले के ऊपर आप नींद चढ़ा रहे हैं। 100 का सामान लो, उसके ऊपर लोन लो, उसको चुकाओ 200, और जब चुका चुको तब उसकी दाम बचे केवल 20 रुपए। ये कौन सी वाली बात हुई? ये तो मूर्खता वाली बात हुई, बेवकूफी वाली बात हुई ना। लेकिन इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट और है। यदि आपने बिजनेस पर्पज से लिया है, आप किसी ट्रैवल एजेंसी में लगा देते हैं, भाड़ा ढोने में लगा देते हैं, या किसी काम में लगा देते हैं जिससे आपका पैसा आने लगे, शादी में लगा देते हैं जिससे आपको पैसा मिलने लगे, तब ये असेट हो जाएगा, लायबिलिटी नहीं रहेगी, तब ये असेट हो जाएगा। तब यहाँ पे ये सही है लेना आपका, तब लोन भी सही है लेना आपका। तो आप कहेंगे कार लूं कि ना लूं, आप ही बताइए। तो मैं ये कहूंगा कि आप 6 महीने की जितनी आपकी कमाई है उस हिसाब से कार लीजिए। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 6 लाख की कार ले लीजिए। आप 5 लाख रुपए कमाते हैं पर मंथ तो आप 30 लाख की कार ले लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेना है। अब मान लीजिए आपने 6 लाख की कार ली तो आपका 13,000 रुपए EMI बनेगा। यदि आपने 12 लाख की कार ली तो आपका 26,000 रुपए EMI बनेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, रुकेंगे, तो जो 13,000 रुपए आपने यहाँ फूके हैं, इसको SIP में लगा देते, सही जगह इन्वेस्ट कर देते, तो आप आने वाले समय में मर्सिडीज ले आते। लेकिन आपको जल्दीबाजी थी, लोगों को दिखाना था कि आपको देखकर वो जल भूल जाएं, आपका भी नाम हो जाए। लेकिन आप अंदर की बात तो खुद ही जानते हैं ना कि हम कर्जदार हो गए, लोन पे लाए हैं। ये सब कौन जानता? इसी वजह से आजकल ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। सेविंग का क्या मतलब होता है? सेविंग का मतलब ये होता है कि जो पैसा आपने बचाया है वो आगे चलकर काम आए। लोन का क्या मतलब होता है कि जो पैसा आपने बचाया है वो आज ही खत्म हो जाए। तो आप कहें लूं कि ना लूं, कुछ तो बता दो। बता रहा हूं। तो आप सेकंड हैंड, वैसे मैं किसी चीज को ये नहीं कहता हूं कि आप सेकंड हैंड लीजिए, लेकिन कार के केस में मैं कह सकता हूं कि आप सेकंड हैंड लीजिए। क्यों? इसलिए
पहली बार लीजिए तो उसको मिस्त्री को दिखा लिया, ऐसे नहीं कि कोई आया बेचने और आप ले लिए, नहीं, उसको अच्छे से मिस्त्री को दिखाइए कि ये लेने वाली कंडीशन में है कि नहीं है। अब मानिए 10 लाख की कार थी, आपको 4 लाख की मिल जाएगी, उसको 3 साल तक चलाइए, उसके बाद 1 लाख में बेच दीजिए, तो आपका महीने का खर्चा आएगा लगभग 8,333 या 8,337 रुपए। और आप ऐसे करते करते 30 साल में 10 गाड़ियां चला चुके होंगे। क्या बताया मैंने कि आपने 10 लाख की कार 4 लाख में खरीदी, 3 साल तक चलाई, फिर 1 लाख में बेच दी, तो जो 3 साल मजे लिए तो उसमें एक महीने का खर्चा आया 8,333 या 37 रुपए, और आपने मजे भी ले लिए। और अगर आप ये करते रहे, हर 3 साल में गाड़ी बदलते रहे, तो 30 साल के करियर में आप 10 गाड़ी बदल चुके होंगे और 10 नई नई गाड़ियों को अनुभव कर पाएंगे। शुरुआत में समस्या क्या आएगी? शुरुआत में समस्या आएगी कि लोग पागल कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, कंजूस कहेंगे और भी उल्टा सीधा कहेंगे कि भाई इतना पैसा होते हुए भी सेकंड हैंड कार लाए हैं। लेकिन अगर आप हर 3 साल में बदलते रहेंगे तो धीरे धीरे इनका मुंह बंद होता रहेगा। फिर आने वाले समय में आप कह पाएंगे कि तेरे भाई ने सारी गाड़ियां चलाई है। तुम नाम लो, होंडा भी चलाई, हुंडई भी चलाई, ऑडी भी चलाई, मर्सिडीज भी चलाई, BMW भी चलाई। ये क्यों लोग कहते हैं, क्यों बदनामी करते हैं, क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक सोसाइटी है, उसमें 10 लोग हैं, 10 लोग में से 9 लोग नई कार लाते हैं, एक कोई सेकंड हैंड लाता है, तो वो 9 मिलकर इसके ऊपर हंसते हैं। लेकिन 9 के 9 बेवकूफ हैं। जो समझदार व्यक्ति है, ये जब लोगों को बताएगा, तरीके बताएगा कि मैंने ऐसा सोचा, इस वजह से सेकंड हैंड ली, तो करते करते एक समय आएगा कि 9 लोग सेकंड हैंड लेंगे और 1 लोग नई कार ले लेंगे। तब ये 9 मिलकर उसके ऊपर हंसेंगे। हम ये 9 कहेंगे फालतू का पैसा फंसा दिया, बेवकूफ है, इसके पास दिमाग ही नहीं है, नया कार ले आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे शादी के बारे में। शादी में बहुत सारा लोग खर्चा कर देते हैं, उल्टा सीधा खर्चा कर देते हैं, दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं, फिर बाद में कर्जदार हो जाते हैं। शादी में कब खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, क्या तरीका है जिससे समाज भी खुश रहे, हम भी किसी के कर्जदार ना हो, लोग अच्छा दिखा पाए अपने आप को, इन सब के बारे में बात करेंगे। और जो समाज करता आ रहा है, पुरानी पीढ़ियां करती आ रही हैं, उन्हीं को देखकर हम लोग अपना डिसीजन लेते हैं। तो हो सकता है वो गलत भी हो, तो वही जो गलत है वही मैं आपको सिखाने आया हूं। तो अगली वीडियो में बताएंगे शादी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।